नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और सेहत से जुड़े हमारे खास सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस खास शो में हम करेंगे डायबिटीज पर चर्चा। आधुनिक जीवन शैली और तनाव की वजह से मधुमेह यानी कि डायबिटीज काफी तेजी से अब बढ़ती ही जा रही है। विश्व के आंकड़ों की तरफ अगर देखें तो हिंदुस्तान में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं और इसी वजह से भारत को विश्व की डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है। और इसी को ध्यान में रखकर लोगों में डायबिटीज और उसके कारण होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आज हम कर रहे हैं डायबिटीज पर चर्चा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। डायबिटीज पर चर्चा में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट पैनल से आज हम चर्चा करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। आज इस शो में मैं स्वागत करती हूं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर कल्पना दास का, डॉक्टर स्नेहिल गोस्वामी जो कि हैं कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर संजीव जायसवाल जो कि हैं डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। कल्पना मैम, सबसे पहले आपसे ही मेरा सवाल है कि डायबिटीज जो है, डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं और अगर इन लक्षणों की तरफ हम गौर ना करें तो आगे आने वाले जीवन में किस तरह से हमें प्रभावित कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कल्पना दास, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एवं डायबिटोलॉजिस्ट वर्किंग फॉर अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड अपोलो शुगर क्लिनिक रायपुर एंड NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छी है। तो लक्षण डायबिटीज का जो है वो दो तरीके की हो सकता है, दो प्रकार की। जैसे खाली डायबिटीज के कारण हो सकता है या डायबिटीज जनित जो दुष्परिणाम होता है उसके कारण भी हो सकता है। डायबिटीज के कारण जो लक्षण होता है वो टाइप 1 माने जो बच्चे वाले डायबिटीज उनका अलग होता है। टाइप 2 जो वयस्क लोगों की डायबिटीज है उनके भी अलग होता है। टाइप 1 डायबिटीज में बच्चों में ग्रोथ फेलियर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, बेड वेटिंग हो सकता है और अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है और इन सिचुएशन में उनका ब्लड शुगर टेस्ट करनी चाहिए। जबकि अडल्ट डायबिटीज पेशेंट में उन लोगों का सिम्टम्स ऑलमोस्ट 50% पेशेंट में सिम्टम्स नहीं होता है और जो 50% उनका अगर शुगर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 400-500 शुगर है, उन लोगों का अगेन वही वेट लॉस होगा, ज़्यादा पेशाब होगा, भूख लगेगा, खाना ज़्यादा खाएंगे लेकिन वेट गेन नहीं होगा, रादर वेट लॉस होगा। और जो डायबिटीज जनित तो कॉम्प्लिकेशंस होता है उसके कारण लक्षण पूरा अलग रहती है। जैसे कि डायबिटीज हुआ, हम अगर ट्रीट ना करें, शुगर ज़्यादा रहे तो उसके कारण बहुत सारे दुष्परिणाम होता है कि जैसे कि आंख के ऊपर असर होकर डायबिटिक रेटिनोपैथी होगा, हृदयाघात बढ़ जाता है, किडनी फेलियर होता है, पैर में घाव होता है, सेक्स जनित प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज का जो सिम्टम ये सब का सिम्टम अगर होता है तो बहुत लेट हो जाता है। इसलिए हमको हमेशा डायबिटीज अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। पहले से ही अगर आप डायबिटीज डायग्नोसिस कर लिए या उसका दुष्परिणाम डायबिटीज जनित दुष्परिणाम उसका अगर डायग्नोसिस कर दिए तो हमको डेफिनेटली इलाज करने में ज़्यादा आसान रहेगी। निश्चित तौर पर अगर सही समय पर बीमारी पता चल जाए और सही समय पर अगर आप इलाज ले लें तो उसके जो दुष्परिणाम है उसे रोका जा सकता है। और जैसा कि डॉक्टर कल्पना दास ने यहाँ पर बताया कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं वो काफी ज्यादा होती है और आज हमारे इस एक्सपर्ट पैनल में कार्डियोलॉजिस्ट भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्नेहिल, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों होती है, इसे कैसे रोका जा सकता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? डायबिटीज में अगर हम हार्ट डिसीज की बात करें, हार्ट का फेल होना, हार्ट को अटैक होना, वो अगर हम एक प्रतिशत में बात करें तो डायबिटीज़ के पेशेंट को लगभग 30% ज़्यादा चांसेस रहते हैं कंपेयर टू उन लोगों से अगर हम कंपेयर करें जिन्हें शुगर नहीं है या जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, उन्हें हार्ट अटैक होने के चांसेस 30% ज़्यादा रहते हैं। इसका कारण अगर हम देखेंगे तो डायबिटीज़ एक बीमारी, एक मेटाबॉलिक किस्म की बीमारी है जो कि शरीर के कई अंगों को प्रभावित करती है। लोगों को ये धारणा रहती है कि डायबिटीज़ का होना मतलब सिर्फ शुगर बढ़ना है, ऐसा नहीं। डायबिटीज़ के कारण आपकी किडनियां खराब हो सकती हैं, डायबिटीज़ के कारण आपका हार्ट में अटैक हो सकता है, डायबिटीज़ के कारण आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। हार्ट स्पेसिफिकली क्यों इन्वॉल्व होता है, जो आपका सवाल है, उसमें हमारे हार्ट में जैसे पानी के पाइप होते हैं और आप देखते हैं कि अगर पाइप पुराना हो चुका है तो उसमें काई की लेयर डिपॉजिट होने लगती है। उसी तरीके से अगर किसी पेशेंट को एक लंबे अरसे से शुगर है तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के चांसेस उस हार्ट को खून सप्लाई करने वाली नली में काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है और जिसको डायबिटीज़ है उसको कंपेयर करें तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन शुगर वाले पेशेंट्स में ज़्यादा रहता है।
मल्टीपल हार्ट को मुख्यतः 3 बड़ी नलियां खून सप्लाई करती हैं और इन तीनों के इन्वॉल्व होने के चांसेस डायबिटीज़ में ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों को जिन्हें शुगर नहीं है। किसी भी प्रकार का अगर ब्लॉकेज आया है तो उसमें जो हमारी कोएगुलेशन प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं या प्लेटलेट जिसे हम बोलते हैं, उनके जमा होकर उस ब्लॉकेज को बढ़ाने की क्षमता डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ज़्यादा रहती है। इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बहुत ही आसान शब्दों में आज आपने बताया है और मुझे लगता है कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे होंगे वो भी ये काफी हद तक समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल मेरा डॉक्टर संजीत आपसे है। डायबिटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर संजीत, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। आपसे सर ये जानना चाहूंगे कि डायबिटीज के जब नाम आता है तो सबसे पहले एक लोगों में एक रहता है कि डायबिटीज का टाइप 1 है या टाइप 2 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों ही कितनी घातक है ये बताइएगा। वैसे तो डायबिटीज़ लगभग 40 प्रकार की होती है। जो सामान्यतः हम डायबिटीज़ जो होती है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है, जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है, ये एक बीमारी होती है जो लाइफस्टाइल के कारण होती है, ओबेसिटी के कारण होती है। उसमें यूजुअली दवाइयों से शुगर को कंट्रोल करा जा सकता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन भी लगती है। उसके अपोजिट जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो बच्चों को होती है, लेस देन 30 ईयर्स के एज पे होती है। और एक ये अलग तरह की डायबिटीज़ होती है, ऑटोइम्यून डायबिटीज़ बोला जाता है। इसमें हमारे बॉडी में इंसुलिन बनता नहीं है, इंसुलिन की जो सेल्स होते हैं बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से शुगर हो जाता है हमें। इनका इलाज इंसुलिन मात्र होता है। इन पेशेंट्स को टैबलेट्स काम नहीं करती हैं और इन पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग के लिए इंसुलिन लेना होता है। और जैसे हम डायबिटीज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए बात करते हैं तो डायबिटीज़ अगर टाइप 2 है या टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर कोई अदर फॉर्म की डायबिटीज़ है, उसका टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे सी पेप्टाइड इंसुलिन लेवल किया जा सकता है। अगर सी पेप्टाइड इंसुलिन लेवल काफ़ी कम है तो ज़्यादा चांस रहता है हमें कि हम टाइप 1 डायबिटीज़ है और हमें इंसुलिन की लाइफ लॉन्ग हमें इंसुलिन लेना होगा। अगर सी पेप्टाइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, स्पेसिफिकली अगर मोर देन 1.5 रहती है, तो टाइप 2 का चांस ज़्यादा रहता है और हम कुछ पेशेंट्स को टैबलेट पे रख सकते हैं। वैसे तो डायबिटीज के पेशेंट्स को अपनी लाइफस्टाइल में काफी सारा चेंज करना होता है क्योंकि जरूरत होती है इस चीज की बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें एक सवाल निकल कर आता है, डॉक्टर कल्पना आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि डायबिटीज के पेशेंट्स को अक्सर कहा जाता है कि वो बहुत लंबे समय के लिए भूखे ना रहें क्योंकि इससे बहुत असर पड़ता है। तो एक सिंपल सा सवाल जो मुझे लगता है दर्शकों को भी उनके मन में भी आ रहा होगा कि क्या लंबे अंतराल में उपवास जैसे नवरात्रि या फिर दूसरे उपवास हो तो डायबिटीज के मरीजों को उस टाइम पे मतलब पहली चीज तो ये कि क्या उपवास रख सकते हैं, और दूसरा अगर कोई उपवास रख रहा है तो किस तरह की सावधानी उस वक्त वो बरतें। उपवास बिल्कुल रख सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये मैं इसको 2 टाइप का डिवाइड करूंगी। जो पेशेंट खाली डाइट कंट्रोल एक्सरसाइज में है बट टैबलेट या इंसुलिन नहीं ले रहे वो तो बिल्कुल उपवास रख सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा वेराइटी जो रहा है जो कि हो सकता है लाइफस्टाइल ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, उसमें भी मैं 2 भाग में विभाग करूंगी। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन एकदम नहीं बनता है। अगर वो पेशेंट चाहेगा मेरे को उपवास रखना है, उनको मैं मना करूंगी कि नहीं करना है। वो इसीलिए नहीं, इंसुलिन नहीं बन रहा है तो आप खाना नहीं खाओगे तो इन दैट केस भी आपको शुगर बढ़ेगा। अगर खाना नहीं खाए और इंसुलिन ले लिए तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा, है ना। तो उपवास रखने में हमको 4 चीज को ध्यान देना चाहिए। एक हो गया लो शुगर, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, या हाइपरग्लाइसीमिया भी हम बोलते हैं। उसमें हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है वो बिकॉज उपवास के बाद लोग ज्यादातर ज्यादा खा लेते हैं, हेवी कैलोरी वाला खाना खा लेते हैं। तीसरा चीज हाइपोटेंशन हो सकता है डिहाइड्रेशन के कारण, वो भी एक चीज है डिहाइड्रेशन, ये चीज को ध्यान रखना है। तो टाइप 1 डायबिटीज में मैं तो एकदम बोलूंगी नहीं करना है। 4 लोगों में बिल्कुल उपवास नहीं करनी चाहिए। एक हो गया चिल्ड्रेन, दूसरा हो गया प्रेगनेंसी, तीसरा हो गया एल्डरली पॉपुलेशन, चौथा हो गया जो भी पेशेंट थोड़ा कोई भी मॉर्बिड कंडीशन में, उनको भी मैं बोलूंगी उपवास नहीं करें। बट उपवास करना ही है, जैसे रमजान आ रहा है, नवरात्रि आ रहा है, इन दैट केस हिंदुओं में नॉर्मली 1 डे का फास्टिंग रहता है बट मुसलमान में नॉर्मली 1 महीने का रहता है। उसको आप डिवाइड कर दीजिए, कौन लोग ओरल डायबिटीज ड्रग लेते हैं और कौन लोग इंसुलिन ले रहे हैं। ओरल जो लेते हैं, कुछ ड्रग ऐसे होता है वो बहुत ज्यादा लो करता है, जैसे कि सल्फोनेरिया ग्रुप ऑफ ड्रग्स। सो उपवास करना है तो वो ड्रग तो एकदम बंद करना है, ओके। एंड अगर उपवास उसको बंद करना ही है बट ऐसा कुछ ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता है बट फिर भी लो थोड़ा फील हो सकता है उपवास करने में, उसको आधा डोज में लेके आप कर ही सकते हैं।
बट जब आज पर आज दो रमादान आता है, रमादान में नॉर्मली डे भर वो बिल्कुल कुछ नहीं खाते, इवन पानी भी नहीं पीते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। इन हिंदुओं में जबकि रात को एक बार वो खाते, अच्छे से खाते हैं, वो थोड़ा इजी है हमारे लिए। बट रमादान में क्या होता है, एक तो सनसेट के बाद एक बार खाते हैं और सनराइज से पहले एक बार खाते हैं। तो इन दैट केस दिन भर का जो हम देते हैं टैबलेट या इंसुलिन देते हैं उसको नहीं देना है। बट इंसुलिन इफ एट ऑल समबडी इज ऑन इंसुलिन, इन दैट केस शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एक मील के साथ आधा डोज में आप दे सकते हैं। बट डेफिनेटली पेशेंट के साथ आप परहेज का बिल्कुल आप बात करेंगे। जैसे नॉर्मली उपवास के बाद चाहे हिंदू हो या मोहम्मडन हो, बहुत हेवी हो जाता है, हाई कैलोरी, हाई घी एंड ऑयल पूरा एकदम भर भर के खाते हैं, नॉन वेज भी उसमें ज्यादा खाते हैं। मे बी दैट इज द रीजन कि जब हम व्रत का पारण करते हैं तो उस वक्त में जो हमारी हार्ट रेट है वो भी काफी बढ़ती है उस टाइम पे। दैट इज बिकॉज इमीडिएटली जैसे सॉल्ट जाता है ना, वो बॉडी वॉल्यूम को एकदम से बढ़ा देता है, तो दैट हैव ए रिएक्शन। सो जब पारण करते हैं ना, थोड़ा स्मॉल डोज में कुछ लेना है, जैसे थोड़ा खिचड़ी लेना, दही लेना, धीरे 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 बिल्टअप करना है खाने को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है और मुझे लगता है कि ये जानकारी निश्चित तौर पर आपके काम आएगी। और इसके साथ ही आप जिन भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, अगर आप किसी भी फास्टिंग में जा रहे हो तो आप उनसे एक बार कंसल्ट जो है वो जरूर करें। डॉक्टर स्नेहिल, अगला सवाल मेरा आपसे ही है कि डायबिटीज के मरीजों में किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो साइलेंट अटैक के जो नंबर्स अब बढ़ रहे हैं वो क्या होता है, एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, साइलेंट हार्ट अटैक। ये एक इंटर हार्ट एक रिसर्च हुई थी जिसमें जो शुगर के पेशेंट्स थे और जिन्हें शुगर नहीं था उनकी जांच की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि शुगर के पेशेंट हार्ट अटैक में देर से पहुंच रहे हैं या डैमेज इस लेवल का हो चुका है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तब ये टर्म आई साइलेंट हार्ट अटैक, और तरह तरह के यूरोपियन और अमेरिकन रिसर्च ने डायबिटीज़ को कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ इक्विवेलेंट कंसिडर किया कि मतलब एक प्रकार से जिनको हार्ट में ब्लॉकेज हैं उनका वजन, मतलब उनका जो रिस्क प्रोफाइल है और जिनको डायबिटीज़ है उनका रिस्क प्रोफाइल देखा जाए, दोनों को इक्वल कंसिडर किया गया। अब आते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। तो इस इंटर हार्ट स्टडी जिसकी मैंने चर्चा की उसमें ये पता चला कि जब कोई शुगर का पेशेंट है और हम उसे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस टेस्ट, यानी कि जैसे ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, या एक डोबिटामिन स्ट्रेस टेस्ट रहता है, यानी कि हम उनके हार्ट को थोड़ा परेशान कर रहे हैं टेस्ट के दौरान, उसमें यह पता चल रहा है कि उन्हें ईसीजी में चेंजेस हैं लेकिन पेशेंट को वो जो लक्षण है वो महसूस नहीं हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि हार्ट को जो नसें हैं जो ये न्यूरोजेनिक सिग्नल सप्लाई करती हैं वो शुगर के मरीजों में डिजेनरेटेड रहती है। पेट स्कैन किया गया इन पेशेंट्स का और उसमें ये पता चला गया, पाया गया कि ये जो नसें हैं वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। तो पेशेंट जो शुगर के पेशेंट हैं, अगर मुझे शुगर नहीं है और मुझे हार्ट अटैक हो रहा है तो मुझे सीने में बहुत तेज़ दर्द उठेगा, मैं इमीडिएटली मदद की गुहार लगाऊंगा। लेकिन शुगर के पेशेंट्स को ये जो सीने का दर्द है वो किसी दूसरे लक्षण की तरह प्रेजेंट कर सकता है, जैसे सांस फूलना, बेचैनी लगना, आम जनता जिसे गैस जैसा महसूस हो रहा था बोल देते हैं, या घबराहट होना, पसीना होना। तो ये जो लक्षण है ये पहले आम जनता को समझना होगा कि सिर्फ सीने में दर्द ही हार्ट अटैक नहीं होता। ये जितने भी लक्षण मैंने बताए हैं, खासकर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, अगर आपको ऐसा कुछ भी इवेंट हुआ है डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ये एक हार्ट का अटैक हो सकता है या हार्ट का कोई लक्षण हो सकता है जिसकी जाँच बहुत ज़रूरी है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि वाकई में कई ऐसे लक्षण होते हैं जो हम नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, और जिसकी वजह से आगे काफी गंभीर परिणाम हमारे सामने होते हैं। डॉक्टर संजीत, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हम उपवास के बारे में, फास्टिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे और जैसा मैम ने भी बताया कि फास्टिंग के दौरान कभी कभी ब्लड शुगर जो होता है वो लो या हाई हो जाता है। ये कैसे पता चलेगा, मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? और अगर ऐसा कोई केस होता है कि किसी का एकदम लो शुगर या हाई शुगर हो गया है तो उस वक्त में परिवार क्या करे, कोई फर्स्ट स्टेप जो परिवार ले सके जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचे? यस, सो जैसा कि हम जानते हैं कि नेक्स्ट वीक रमज़ान आने वाला है और नवरात्रि भी आने वाली है। रमज़ान और नवरात्रि ये दोनों ही लॉन्ग फास्ट होते हैं। तो लॉन्ग फास्ट में डायबिटीज़ का मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और स्पेशली जो पेशेंट्स मल्टीपल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे हैं, मल्टीपल दवाइयाँ चल रही है और बहुत 2 या 3 टाइम इंसुलिन चल रहा है, वैसे पेशेंट्स को हमें उपवास नहीं करना चाहिए। और जैसे हाइपो एज वेल एज हाइपरग्लाइसीमिया दोनों के सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है कंपेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर बढ़ना और हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर का कम होना। तो शुगर का कम होना ज़्यादा खतरनाक होता है कंपेयर टू शुगर का बढ़ना।
तो शुगर के जो कम होने के लक्षण होते हैं वो स्पेशली धड़कन का तेज़ होना, पसीना आना, अचानक ब्लरिंग ऑफ विजन होना, लोगों को दिखाई देना कम हो जाता है, बहुत भूख लगने लगती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को शुगर इतनी कम हो जाती है कि वो बेहोश तक हो जाते हैं। सो अगर हमें हमारे पेशेंट्स को किसी को अगर शुगर कम हो रहा है या फिर धड़कन तेज़ हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, अचानक भूख बहुत बढ़ जा रही है रात में, तो वैसे पेशेंट्स के रिलेटिव को और उनके जो संबंधित हैं उनको समझाना चाहिए कि उस समय हमें शुगर चेक करना चाहिए। अगर शुगर उनका अगर कम आ रहा है, लेस देन 80 आ रहा है, लेस देन 70 आ रहा है, तो वैसे केसेस में हमको तुरंत इमीडिएटली रिलीज ग्लूकोज देना चाहिए, जैसे कि ग्लूकोन डी की बिस्किट्स दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैंडीज़ दे सकते हैं जो कि इमीडिएटली शुगर को बढ़ाए हमारा। इसके अलावा जो शुगर बढ़ने के जो सिम्टम्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स में अचानक ब्लरिंग ऑफ विजन होने लगता है, आंखों के सामने धुंधला दिखने लगता है, इसके अलावा पैरों में जलन होने लगता है, तो वैसे पेशेंट्स को भी अपना शुगर चेक करना चाहिए। अगर शुगर बढ़ा आ रहा है तो वैसे केस में हमें जो दवाइयाँ चल रही है उनका डोज इंक्रीज़ करना होता है। इसके अलावा अपने डॉक्टर से संपर्क भी करना चाहिए और इमीडिएटली हमें अपने दवाइयों का डोज को एडजस्ट कराना चाहिए। देखिए कितनी महत्वपूर्ण ये जानकारी है और कितना इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़ मरीजों के लिए नहीं बल्कि उनके परिवार वालों के लिए, और यही वजह है कि आज हम ये खास चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज़ पर चर्चा। डॉक्टर कल्पना, मरीजों के लिए HbA1c के महत्व और ब्लड शुगर के स्तर की नियमित निगरानी रखना कितना जरूरी है, क्योंकि जो सर अभी बता रहे थे वाकई में अगर ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है। यस, देखिए डायबिटीज का इलाज का 3 खंबा होता है और जांच का 3 खंबा होता है। पहले जांच होगा उसके बाद इलाज करेंगे ना। तो जांच में 3 खंबा में एक हो गया आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, दूसरा हो गया पोस्टरैंडियल ब्लड शुगर, तीसरा हो गया ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन। जैसे ब्लड शुगर इमीडिएटली करे वो है ब्लड शुगर, वो फास्टिंग हो सकता है, रैंडम हो सकता है या पोस्टरैंडियल हो सकता है। बट ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो पिछला 3 महीने का एवरेज शुगर को बताता है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इमीडिएटली क्या इलाज करें वो तय करेगा, और अगर इलाज कर रहे हैं उसको मॉनिटर करने में वो हेल्प करेगा। मॉनिटर इन द सेंस जो शुगर सपोज 500 था वो घटा या नहीं वो देखना, या लो में जा रहा है वो भी बताएगा, या ज़्यादा चल ही रहा है तो वो किस टाइप का दुष्परिणाम आगे लेके आएगा। जैसे बताया गया है कि हाई HbA1c अगर ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, इन दैट केस ज़्यादा अंधापन हो सकता है, रेटिनोपैथी होके ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, ज़्यादा किडनी खराब होता है। ये सब साथ साथ सब इंटर रिलेटेड है। तो इसीलिए पेशेंट को इसके बारे में अच्छे से जानकारी इसलिए देना है। एक टारगेट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट ऑलवेज रिक्वायर्ड। टारगेट माने फास्टिंग ब्लड शुगर सब पेशेंट अपन को बताना है। फास्टिंग जैसे कि 110 के नीचे रहे, पोस्टप्रैंडियल 140 से नीचे रहे, ग्लाइकोहीमोग्लोबिन 6.5 से नीचे रहे, और जैसे माइल्ड माने सामान्य डायबिटीज मतलब 7 के अंदर, 7 से 9 मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर 9 के ऊपर आया तो पेशेंट को ये समझाना कि आपका बहुत ज़्यादा है। इन दैट केस टैबलेट काम नहीं करेगा, अपन को इंसुलिन पर जाना है। तो बेसिकली ग्लाइकोहीमोग्लोबिन जो है अभी का डायबिटीज का स्थिति क्या है वो भी बताएगा, 3 महीने का, पिछला 3 महीने का भी बताएगा, और कैसे मैनेजमेंट शुरुआत कैसे करें। सपोज किसका 10 के ऊपर ग्लाइकोहीमोग्लोबिन, पेशेंट को हम आसान से समझा सकते हैं कि देखो आपका टैबलेट काम नहीं करेगा अभी करने में, अपन डायरेक्टली इंसुलिन स्टार्ट करेंगे तभी जाके वो नॉर्मल आएगा, उसके बाद हम टैबलेट को स्विच ओवर कर सकते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्लाइकोहीमोग्लोबिन 5.5 आया, पेशेंट ऑलरेडी ओरल डायबिटीज में है या इंसुलिन पर है, वो पेशेंट को बार बार हो सकता है लो शुगर भी हो रहा होगा। तो पेशेंट को ये भी समझाना है इन दैट केस आपको दवाई को भी कम करना है। ओके, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि पेशेंट अपने बॉडी को और अपनी बीमारी को पूरी तरीके से समझे और अकॉर्डिंगली बिहेव करे। लेकिन बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है सिम्टम्स को समझना। डॉक्टर स्नेहिल, हम उपवास की बात कर रहे थे और ये भी समझ में आया कि उपवास करना वाकई में थोड़ा परेशानी भरा सबब खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट के लिए। लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट है और प्लस वो उनको अपने हार्ट संबंधित चीजें भी ध्यान में रखनी है, तो एक कार्डियक पेशेंट या एक डायबिटिक पेशेंट को किन सिम्टम्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, बहुत खास ख्याल रखना है इन सिम्टम्स का? सिम्टम्स के अगर हम बात करें, जो आम जनता जो जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, जो हमारे पेशेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण भूल ये होती है कि मान लीजिए पहले उनका घर की 3री मंजिल पे है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 3री मंजिल वो बिना रुके चढ़ जाते थे, अब 2 मंजिल में उनको रुकना पड़ रहा है, उनकी सांस फूल रही है, बहुत अत्यधिक पसीना हो रहा है, उसे वो कहीं उम्र का होना बोल देते हैं, कहीं उनको ऐसा लगता है कि कोरोना होके गया था हमको। इस किस्म के लक्षण को हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। जैसे अब जो थोड़ी देर पहले हम साइलेंट MI को डिस्कस कर रहे थे कि शुगर के मरीजों में ज़रूरी नहीं है कि सीने में दर्द हो। बाकी जो पेशेंट्स हैं जिन्हें शुगर नहीं है, अगर वो किसी भी प्रकार का भारी काम कर रहे हैं, कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, तो उनको सीने में भारीपन लगेगा, सीने के बीचों बीच। वो अपना मेडिकल अटेंशन सीख कर लेते हैं कि हाँ ये कुछ है,
लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के साथ इस किस्म का ज़रूरी नहीं है कि सीने में भारीपन हो। अत्यधिक पसीना आ जाना, सांस फूलना, घबराहट होना, दिल की धड़कन अत्यधिक महसूस होना, अगर आपको शुगर है, खासकर लंबे समय से है, आपको 10 साल से ज़्यादा शुगर है और इस किस्म के लक्षण नए शुरू हुए हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा और डॉक्टर को दिखाना होगा। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में स्पेसिफिकली जैसे अभी हम शुगर कम होने की बात कर रहे थे कि पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो लोग कई बार इस किस्म के हार्ट के लक्षण को हाइपोग्लाइसीमिया से भी कंफ्यूज कर लेते हैं। और मान लीजिए शुगर उन्होंने घर में, आजकल बहुत सारे लोगों के घर में ग्लूकोमीटर भी है, मान लीजिए उसमें शुगर आया 100, तो उसको इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं कि शायद मेरी शुगर कम हो रही होगी उस समय। तो ये देखना और ये पहचानना, उसके लिए डिफरेंट एक्सपर्टीज़ फील्ड हैं, जैसे कि कल्पना मैम और डॉक्टर संजीत सर अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे आपको कि वो तरह तरह के टेस्ट हैं जिसमें वो ये पता कर सकते हैं कि क्या वाकई शुगर के कम होने की वजह से लक्षण हो रहे हैं या हार्ट की किसी ब्लॉकेज की वजह से लक्षण हो रहे हैं। तो ये जितने भी लक्षण इन्यूमरेट किए हैं, इस पर एक आप सबको स्पेसिफिक ध्यान रखना है। अगर होते हैं तो इसे इग्नोर नहीं करना है। तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिए। जो भी सिम्टम्स आज हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए, आप उनका बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि ना सिर्फ पेशेंट्स बल्कि पेशेंट्स के घर वालों को भी उतना ही कॉन्शियस रहना है। डॉक्टर संजीत, आपसे मेरा सवाल है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए विशेष तौर पर क्या कोई आहार आप सजेस्ट करना चाहेंगे? कोई गाइडलाइंस, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और खासतौर पर क्या खाने उनके लिए मतलब बेहतर होगा? जैसा हम जानते हैं कि डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है, उसमें डाइट एंड लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखा जाए तो कुल मिला के लगभग 20 के करीब डाइटरी गाइडलाइंस अवेलेबल है हमारे पास। बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डायबिटीज़ का हर पेशेंट अलग होता है और हर पेशेंट का रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो हमें पेशेंट्स को डाइट जो दिया जाता है पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाता है। और जो डायबिटीज़ में हम जो मुख्यतः 5 चीज़ों का समन्वय रखना होता है हमें शुगर कंट्रोल करने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला चीज़ है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें थोड़ी सी कम करनी चाहिए डायबिटीज़ में, डाइट में। इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी चाहिए और फैट की मात्रा थोड़ी कम करनी चाहिए, लेस देन 20% रखना चाहिए फैट की मात्रा। इसके अलावा जो हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल में भी हमें ध्यान रखना है कि हमें ओमेगा 6 रिच कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहिए, जैसे राइस ब्रान ऑयल हुआ, ऑलिव ऑयल हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ, इत्यादि का सेवन करना चाहिए। न कि हमें सनफ्लावर ऑयल या फिर मूंगफली का तेल, जो काफ़ी मात्रा में लोग यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट की भी बीमारियों को बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमें रेगुलर एक्सरसाइज करने चाहिए और साथ ही साथ हमें डाइटरी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए, नट्स का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जो मिलेट्स होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कुटकी, जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी मात्रा में लोग यूज़ करते हैं, इसका सेवन डायबिटीज़ में ज़्यादा करना चाहिए। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, तो इन मोटे अनाजों से शुगर बढ़ने की चांस कम हो जाता है कंपेयर टू जो हम रिफाइंड चीज़ें खाते हैं, जैसे कि हम ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, मैदे भरी चीज़ें होती हैं, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही हम खाते हैं उनसे शुगर रैपिडली इंक्रीज़ होता है, जो कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये आगे जाके डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हेल्दी डाइट लें ताकि आपकी वो हेल्दी लाइफस्टाइल भी हो। तो खास तौर पर डायबिटीज पेशेंट को इन चीज़ों का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा के लिए, क्योंकि डायबिटीज़ पर चर्चा में आज हम उन पहलुओं से भी रूबरू हुए हैं जो मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी और उनके परिवार के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज़ से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको आज मिले होंगे। डायबिटीज़ और उसके मैनेजमेंट के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डायबिटीज़ पर चर्चा के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। डायबिटीज पर चर्चा पेज यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है। आज के इस खास शो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।